Hello, guys. A very welcome to the second episode of this master series. पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से ये जो पूरी फॉर्मूला है इसे हम डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से इसे ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग कंस्टेंट एंड ऑलराइट। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट की जो एप्लीकेशन है वो हमने पुली के ऊपर पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था। अब बारी इस बात की है कि ये जो नया फॉर्मूला हमारे सामने आया ये काम करती भी है कि नहीं, हर केस में काम करती है कि नहीं, ये हमें देखना है, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल एक नया कंसेप्ट निकल के आया, एक नया फॉर्मूला निकल के आया। तो वी वांट टू चेक कि जो भी हमने वर्कआउट किया वो सही है कि नहीं। और ये चीज हमें हमेशा करनी भी चाहिए, हमें हमेशा करनी भी चाहिए कि कोई भी नई चीज अगर पता लगे तो उसे क्रॉस चेक करके देखना चाहिए। और ये बात आप भी हमेशा के लिए याद रखोगे कि लाइफ में यदि कभी आपके सामने ऐसा कोई नया फॉर्मूला या नया कोई कंसेप्ट या नई कोई थ्योरी आपके सामने आती है, या ड्यूरिंग योर हायर स्टडीज जब आप बीटेक वगैरह करोगे, एमबीबीएस वगैरह करोगे, उस समय ड्यूरिंग योर रिसर्च वर्क यदि कोई नई थ्योरी, कोई नया रिजल्ट आपके सामने आता है, आप ऑब्टेन करते हो, तो आपको दुनिया के सामने रखने से पहले खुद को आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि वो जो थ्योरी आपने निकाली वो बिल्कुल करेक्ट हो। ऑलराइट, ताकि उस पर कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह न लग पाए, ताकि उस पर कोई सवाल खड़ा ना हो पाए। ऑलराइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस कंटेक्स्ट में जो भी उससे पहले की कोई अगर डिफाइंड थॉट, डिफाइंड थ्योरी हमारे सामने होती है, तो हम क्या करते हैं उस डिफाइंड चीज के साथ, डिफाइंड थॉट के साथ, डिफाइंड फैक्ट के साथ हम इस नए थ्योरी को क्रॉस चेक करा के देखते हैं। अगर क्रॉस चेक हो जाता है तो सबसे पहले आपको खुद को अप्रूव कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो चलो, ये जो नया फॉर्मूला हमारे पास आया, हालांकि ये फॉर्मूला बुक्स के अंदर भी अवेलेबल है, तो हम देखते हैं कि हमारे सामने ये जो फॉर्मूला है ये सही काम करता है भी कि नहीं करता है। तो अगर हम देखें पुली और इन दो ब्लॉक्स को लेकर के, अगर हमारे पास पहले से कोई थ्योरी है तो वो थ्योरी कुछ ऐसा है कि हमारे पास एटवुड मशीन हुआ करता था। एटवुड मशीन हुआ करता था जिसके लिए आपको याद होगा फॉर्मूला आपने न्यूटन्स लॉ के अंदर डिराइव किया था कि एक्सीलरेशन होता है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g। ऑलराइट, एटवुड मशीन का जो फॉर्मूला होता है ये हमने डिराइव किया था। तो इस तरीके से एटवुड मशीन को हम पहले से जानते हैं। और उन केसेस में होता क्या था कि ये जो पुली है, ये पुली बिल्कुल रेस्ट पे हुआ करता था, और जब ये पुली रेस्ट पे हुआ करता था उस वक्त ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनकी एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होती थी। एक की अगर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होती थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरा ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा होता था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। यानी आप यूं कह सकते हो कि इन ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन इक्वल एंड ऑपोजिट हुआ करती थी। उसी तरीके से वेलोसिटी भी इक्वल एंड ऑपोजिट हुआ करती थी। अगर एक ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रही होती है तो दूसरी ब्लॉक भी ऊपर ही जा रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से। और आप जानते हो इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी इनएक्सेसिबल है। इस वजह से मजबूरी है, एक ही डोरी से बंधे होने की मजबूरी है कि दोनों को साथ चलना है। अगर एक 5 से चल रहा है दूसरे को भी 5 से चलना पड़ेगा, अगर एक 10 से चल रहा है तो दूसरे को भी 10 से चलना पड़ेगा। कब? जब यह पुली रेस्ट पे हुआ करती थी। ध्यान देने वाली बात है कि यह हमेशा नहीं, ये कब हुआ करती थी? जब यह पुली रेस्ट पे हुआ करती थी। लेकिन अभी जो हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर यह पुली रेस्ट पे नहीं, ये तो मूविंग है। और मूविंग पुली के केस में हो सकता है कि इन ब्लॉक्स की वेलोसिटीज डिफरेंट हो। तो बात ये आ गई कि जब पुली फिक्स हुआ करती थी
उस समय ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन निश्चित रूप से इक्वल एंड ऑपोजिट हुआ करती थी, वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट हुआ करती थी। यानी पहले से जो थॉट हमारे पास है, जो फैक्ट हमने देख रखा है, वो ये है कि जब जब पुली रेस्ट पे हुआ करेगी तब तब इन ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन, इन ब्लॉक्स की वेलोसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। अब बड़े गौर से देखना इस फैक्ट को। हमने कहा जब जब पुली रेस्ट पे हुआ करेगी, जब जब पुली रेस्ट पे हुआ करेगी तब तब ऐसा होगा। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि पुली के रेस्पेक्ट में, जी हां, आप कह सकते हो पुली के रेस्पेक्ट में ये जो दो ब्लॉक्स है इनकी वेलोसिटीज, इनके एक्सीलरेशन इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। विथ रेस्पेक्ट टू पुली, रिलेटिव टू द पुली, ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। क्योंकि जब जब हम रिलेटिव में बात करते हैं तो जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाया करता है, जिसके भी रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं वो रुक जाती है, वो ठहर जाता है। आप लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करो, लिफ्ट रुक जाएगी। ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात करो, ट्रेन रुक जाएगी। एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में बात करो, एरोप्लेन ठहर जाती है। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में हम देखते हैं वो वहीं रुक जाती है। यानी कि बात ये आ गई कि जब भी आप पुली के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो पुली भी रुक जाएगी, पुली भी ठहर जाएगी। ऑलराइट, यानी कि जब भी आप पुली के रेस्पेक्ट में बात करोगे, पुली के रिलेटिव में बात करोगे तो पुली वहीं रुक जाएगी। और हमें मालूम है कि जब जब पुली रुकी रहती है तो ये जो दोनों ब्लॉक्स है इनकी वेलोसिटीज, इनकी एक्सेलरेशन बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। इक्वल एंड ऑपोजिट होती है कब कब? जब जब पुली रुकी हो, अर्थात विथ रिस्पेक्ट टू पुली। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम बड़े हौले से, बड़े धीरे से, बड़े सिंपल तरीके से इस कंसेप्ट को पकड़ लिए कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू पुली ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, ब्लॉक्स की वेलोसिटीज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। कब कब? जब जब पुली रुकी रहेगी या फिर विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो आप इसी बात पे लिख सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू पुली द वेलोसिटीज एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विल ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ऑलराइट, यानी कि पुली के रिस्पेक्ट में हमेशा ब्लॉक्स की वेलोसिटीज, ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निश्चित रूप से इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। तो अगर ऐसी बात है तो चलिए देख लेते हैं ये जो हमने मूविंग पुली वाला केस देखा, क्या इस स्टेटमेंट को यह पुली फॉर्मूला फॉलो कर पा रहा है? चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन एटूड मशीन फिक्स्ड इन अ लिफ्ट। हम एक लिफ्ट में एटूड मशीन लगा देते हैं और लिफ्ट को ऊपर चला देते हैं। अगर लिफ्ट ऊपर चलेगी तो पुली भी ऊपर चलेगी, यानी कि मूविंग पुली वाला केस हो जाएगा, यानी कि पुली फॉर्मूला उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास है जिसके अंदर ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट की एक्सीलरेशन लेट से ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड है। बिल्कुल रैंडम ले रहे हैं हम लोग, 5 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो ब्लॉक ए है इसकी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है लेट से 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल रैंडम लिया हमने, देखते हैं बी की एक्सेलरेशन क्या निकल के आती है। तो चलो इस पे हम लोग क्या लगा देते हैं, पुली फॉर्मूला लगा देते हैं और देखते हैं ये पुली फॉर्मूला कितना आंसर बताती है। तो अगर पुली फॉर्मूला में अप्लाई करें, पुली फॉर्मूला हमारे पास है AP इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 और ये सारे वेक्टर फॉर्म में है। और हम जानते हैं जब भी वेक्टर फॉर्म में होता है कोई फॉर्मूला तो उसके अंदर हर पैरामीटर को हमें साइन के साथ, डायरेक्शन के साथ रखना पड़ता है। और जहां तक इस सवाल की बात है तो इसके अंदर लिफ्ट की एक्सेलरेशन अपवर्ड है जबकि ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक की एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव लोगे और दूसरे की एक्सेलरेशन आप नेगेटिव लोगे। तो चलो ठीक है, पुली का एक्सेलरेशन अपवर्ड में हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। और अब अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो एपी के स्थान पे हम रखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड प्लस में इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 है। तो A1 के स्थान पे हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर -10 प्लस A2 के स्थान पे A2 रख दो। बी ब्लॉक की वेलोसिटी A2 मान लिया हमने, होल डिवाइड बाय 2। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया वो कुछ ऐसा आया कि 5 इक्वल टू A2 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कह सकते हैं। तो जरा देखो A2 यहां से कितना निकल के आता है।
A2 यहां से निकल के आता है यस 20 मीटर पर सेकेंड। कितना निकल के आता है 20 मीटर पर सेकेंड A2। अब आप बोलोगे अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो सिंपल सी बात है, प्लस में निकल के आ रहा है, इसका मतलब उधर ही होगा जिधर की हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ले रखा है, यानी अपवर्ड। अर्थात इस क्वेश्चन के अंदर तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि अगर पुली यानी कि लिफ्ट जो है पुली के साथ ऊपर की ओर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड पे, और जो ब्लॉक है इस वक्त अगर उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो निश्चित रूप से इस वक्त बी की एक्सेलरेशन अपवर्ड है, और वो भी कितना 20 मीटर पर सेकेंड। पहली बार अगर आप देख रहे हो तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 20, क्या है। तो चलो एक काम करते हैं, अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, और क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या स्टेटमेंट रखा हुआ है, क्या कंसेप्ट रखा हुआ है कि पुली के रेस्पेक्ट में हमेशा इन दोनों की इक्वल एंड ऑपोजिट आएगी। तो चलो देख लेते हैं पुली के रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में निकाल के देख लेते हैं। तो पुली के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, हम जानते हैं, अब आपने भी रिलेटिव मोशन में पढ़ रखा है कि जब भी किसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन उल्टा करके बाकियों में जोड़ लेते हैं हम लोग। तो चलो अगर पुली के रेस्पेक्ट में देखना है तो पुली की एक्सेलरेशन हमने कितनी ले रखी है यस 5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो उसको उल्टा कर लेते हैं, ये उल्टा कर लिया हमने। अब हम इसी 5 मीटर पर सेकेंड को उल्टा करके ए को भी दे देते हैं और बी को भी दे देते हैं। तो ए के पास भी एडिशनल नीचे की ओर हमने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, और बी को भी एडिशनल नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। अब जरा देखो जरा किसकी कितनी आ रही है। पुली तो भाई साहब रुक गए, क्योंकि पुली के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम जानते हैं कि पुली के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो निश्चित रूप से वो रुक जाएगा। तो देखो 5 और 5 कैंसिल हो गया, वो रुक गया, वो रेस्ट पे आ गया। अब ए की अगर हम बात करें, उसकी पहले से डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, तो 5 के साथ अगर हम देखें टोटल मिला के एडिशनल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको मिल चुका था, तो टोटल मिला के कितना आ गया डाउनवर्ड नीचे की ओर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर बी की बात करें, तो बी के पास पहले ऊपर की ओर कितना था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ये अपना आंसर निकल के आया था इससे पहले, और हमने इसको नीचे की ओर डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। तो अगर ऊपर 20 है नीचे 5 है, तो टोटल मिला के मेरे ख्याल से यस कितना निकल के आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ माय गॉड, यानी बी के पास भी बिल्कुल ए के बराबर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन निकल के आ रही है, एक के नीचे दूसरे के ऊपर। एक के नीचे दूसरे के ऊपर, इसका मतलब बिल्कुल, बेशक हमने बिल्कुल रैंडम वैल्यूज ली थी, लेकिन बेटा देखो कितनी खूबसूरती के साथ पुली के रेस्पेक्ट में जब हमने देखा तो ए और बी ब्लॉक्स की जो एक्सेलरेशन है वो जैसी होनी थी, जैसी आनी थी, वैसी निकल के आई, दोनों की इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब बड़ी खुशी के साथ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला, बिल्कुल तरोताजा फॉर्मूला हमने पिछले एपिसोड के अंदर ऑब्टेन किया था, AP = A1 + A2/2, VP = V1 + V2/2, वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो खुशी के साथ अब हम क्या कर सकते हैं, आने वाले इस टाइप के किसी भी सवाल के अंदर बिल्कुल इस फॉर्मूले को बेधड़क कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो इस एपिसोड के अंदर हमने पुली फॉर्मूले की जो ऑथेंटिसिटी है उसे हमने देख ली कि कितनी ऑथेंटिक है, कि ये एप्लीकेबल है भी कि नहीं। ऑलराइट, तो खुशी की बात है बेटा, अब आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन के अंदर एक पुली और ये 2 ब्लॉक्स और ये जो दोनों रस्सियां, बड़े ध्यान से सुनना, ये जो दोनों रस्सियां आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ऑलराइट, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। अदरवाइज क्या करोगे, यस x1 + x2 + x3 = L जो हमने सीखा था, जिससे अल्टीमेटली ये पुली फॉर्मूला निकल के आया था। वो जो रॉ मेथड हमने सीखा था x1 + x2 + x3 = L, उस तरीके से फिर आगे डिफरेंशिएट करके जो हम करते, वो तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा यदि स्ट्रिंग्स आपस में पैरेलल में नहीं है, या फिर 2 नहीं 2-4 और ब्लॉक्स इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन नहीं होता तो उसके अंदर आपने ईमानदारी से कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, और इस टाइप के कई सवाल अगले एपिसोड के अंदर हम देखने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम लोग ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।